अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का ये अमरात चैनल में। आज 3 बहुत अहम अपडेट्स पर बात करने वाले हैं। पहला, यूएस के हार्म मिसाइल की इंटीग्रेशन एक नॉन नेटो एयरक्राफ्ट पर हुई है और इसकी कंफर्मेशन हो चुकी है। दूसरी, पाकिस्तान की अपनी तैयार करदा BW-20 राइफ़ल की अपडेट के हवाले से है। और तीसरी अपडेट, ग्रीस S-300 ने टर्किश F-16 को अपने रडार पर या अपने मिसाइल के थ्रू लॉक कर लिया था। इस पर बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। यूक्रेन ने एक रिसेंटली वीडियो जारी की है जिसमें उन MiG-29 पर पहली दफ़ा तारीख में AGM-88 हार्म मिसाइल्स को देखा जा सकता है। हालांकि इनकी कन्फर्मेशन पहले भी हो चुकी थी कि हार्म मिसाइल्स को यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उस वक्त कन्फ्यूजन ये थी कि क्या यूक्रेन हार्म मिसाइल्स को F-16 के थ्रू यूज़ कर रहा है या पोलैंड के ज़रिए करवा रहा है, क्योंकि AGM हार्म मिसाइल्स किसी भी रशियन एयरक्राफ्ट से फायर नहीं किए जा सकते। उन्हें फायर करने के लिए आपको नेटो एयरक्राफ्ट या अमेरिका के बने हुए जहाज़ ही चाहिए, क्योंकि ये मिसाइल अमेरिका का है। इसके लॉन्च कोड्स वो अमेरिकन जहाज़ ही पूरी तरह परफॉर्म कर सकते हैं, उन्हें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यूक्रेन के पास जो MiG-29 हैं या जो उन्हें यूरोपीय ममालिक की तरफ से एड के तौर पर MiG-29 दिए गए, उनमें नेटो टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। मतलब कि वो एयर फ्रेम रूस का बना हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो US मेड या यूरोपियन टेक्नोलॉजी है। तो उससे ये काफ़ी चांसेस बनते थे कि जो एंटी रेडिएशन मिसाइल अमेरिका का है, ये MiG-29 भी कैरी कर सकते हों यूक्रेन के, और उन्होंने कैरी किए भी और फायर भी किए। इससे मुतल्लिका airpower.com ने अपनी एक ट्वीट में ये बात वाज़ेह की थी कि इवन कोई भी जहाज़ AGM-88 एंटी रेडिएशन मिसाइल को फायर कर दे और इवन ग्राउंड स्टेशन के थ्रू उसे गाइड कर दिया जाए, तो इस तरह भी एंटी रेडिएशन मिसाइल अपने टारगेट को तबाह कर सकता है। और यूक्रेन के दावे के मुताबिक उन्होंने S-400 सिस्टम के कुछ रेडार को तबाह किया है, उसके अलावा S-300 सिस्टम्स तक को तबाह किया है, और उसके अलावा इन AGM-88 हार्म मिसाइल से रशियन बक मिसाइल सिस्टम्स को भी तबाह किया है। एंड बाय द वे, मैं यहाँ थोड़ी सी तफसील और बताता चलूँ कि जो AGM-88 हार्म मिसाइल के कुछ टुकड़े यूक्रेन और रशियन इलाकों से मिले थे, उन पर जो डेट लिखी हुई थी, इसके मुताबिक 30 जून 1991 में इन मिसाइल्स को बनाया गया था, और इनकी शेल्फ़ लाइफ होती है 15 साल की। 15 साल के बाद या तो आप नए मिसाइल्स ले लेते हैं या उनको थोरोली ओवरहाल करवाना पड़ता है, क्योंकि मिसाइल के अंदर उसका रेडार सीकर भी होता है, बहुत से उसके सॉफ्टवेयर सिस्टम्स भी होते हैं, उसका इंजन भी होता है, तो उसको भी मुकम्मल ओवरहालिंग चाहिए होती है। जबकि अगर इस चीज़ को देखा जाए तो अब तक तकरीबन 30 साल इसे हो चुके हैं, यानी कि एक्सपायर्ड AGM-88 मिसाइल्स अमेरिका ने प्रोवाइड किए यूक्रेन को, क्योंकि फ़िलहाल उनकी ओवरहालिंग की ना कोई खबर सामने आई, ना उनको शायद इस तरह ओवरहाल किया गया, क्योंकि यूक्रेन रशिया का ही दोस्त था इन दौरान, और ना ही यूक्रेन ने कभी ज़रूरत महसूस की। इससे हमें ये पता चलता है कि US एक तरफ उनको बैक ज़रूर कर रहा है, लेकिन जो उन्हें मदद प्रोवाइड कर रहा है वो भी 2 नंबर तरीके से ही कर रहा है। लेकिन अब अमेरिका को कभी भी इंटरनेशनल कवानीन का ख्याल नहीं आएगा, क्योंकि ये अमेरिका खुद 2 नंबर ही कर रहा है। इस वजह से हर चीज़ इज़ जस्ट फाइन। तो अगर यूक्रेन के दावों को देखा, S-400 के रडार को तबाह किया जाना एक बहुत बड़ी खबर है, और उसकी एक तस्वीर भी आई थिंक निकल कर सामने आई थी, और मैंने अपने ट्विटर पर भी वो शेयर की थी। S-400 की टोटल रेंज 400 किलोमीटर है जो बताई जाती है, लेकिन AGM-88 हार्म मिसाइल की रेंज तकरीबन 100 से 120 किलोमीटर है। तो इसलिए जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है उनकी रेंज को देख के परेशान नहीं होना चाहिए। वो अगर 60 किलोमीटर भी उनकी रेंज है तो वो तब भी बहुत तबाही मचा सकते हैं। इसलिए ये एंटी रेडिएशन मिसाइल्स एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए हमेशा से ही बहुत ख़तरा होते हैं। सेम एज़ पाकिस्तान भी LD-10 और मार M1 जैसे एंटी रेडिएशन मिसाइल यूज़ करता है, और आने वाले वक्त में हम नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल भी यूज़ करने जा रहे हैं। दूसरी अपडेट की बात करें तो थाईलैंड में होने वाली एक डिफेंस एग्जीबिशन में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने अपनी नई तैयार करदा BW-20 राइफ़ल को मंजर आम पर लेकर आया है। और यहाँ आम जो चीज़ है, नॉर्मली तो BW-20 राइफ़ल को मंजर आम पर लेकर आना कोई नई चीज़ नहीं है, ये इससे पहले भी दिखाई जा चुकी है, लेकिन यहाँ इसका एक नया वेरिएंट दिखाया गया है जो कि 7.62x51 कैलिबर के राउंड्स को यूज़ करने के बजाय 7.62x39 mm के कैलिबर को यूज़ कर सकता है, जो कि सेम पाकिस्तान की टाइप 56 या जिसे हम AK-47 राइफ़ल्स कहते हैं वो भी यूज़ करते हैं। तो फ़िलहाल ये राइफ़ल अभी अपनी टेस्टिंग फेजेज़ में है,
इस पर पूरी थोरो टेस्टिंग की जाएगी, क्योंकि अगर इन्हें चूज़ किया जाता है पाकिस्तान आर्मी के थ्रू तो इन्हें बहुत बड़े पैमाने पर बनाया जाएगा और बहुत बड़े पैमाने पर पुरानी G3 राइफल्स को रिप्लेस किया जाएगा। उसके लिए इसकी टेस्टिंग काफ़ी टाइम भी हो सकता ले और इस पर बहुत थोरो टेस्टिंग की जाए। लेकिन इसका एक न्यू वेरिएंट इस तरह निकल कर सामने आना जो कि स्टैंडर्ड राउंड की बजाय दूसरे राउंड्स को भी और कैलिबर को फायर कर सकता हो, ये इस बात की गवाही देते हैं कि पाकिस्तान ना सिर्फ पुरानी G3s को इसके साथ रिप्लेस करने वाला है, बल्कि इसके मल्टीपल वेरिएंट्स बनाए जाएंगे जो कि पाकिस्तान आर्मी को मुख्तलिफ तरीके से सर्व करेंगे। तीसरी अपडेट की बात करें तो इस चीज़ को मैं जितने मर्जी महज़ब अल्फाज में बयान करने की कोशिश करूँ सिविलाइज्ड रह के, लेकिन एक लफ्ज़ मेरे मुंह से निकलेगा और वो ये, यूनान लगातार बेगैरती पर बेगैरती करते जा रहा है। उस पर दुनिया के अमन को ना तो कोई ख़तरा हो रहा है और ना ही दुनिया को इससे कोई फ़र्क पड़ रहा है। रिसेंटली ग्रीस के S-300 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स ने टर्की के F-16 जहाज़ों को अपने रडार पर लॉक किया, यानी कि उन पर मिसाइल लॉक कर लिया। और ये वाक़या पेश आया मेडिटेरेनियन सी के नज़दीक जो जज़ायर हैं जो कि टर्की और ग्रीस के दरमियान मुतनाज़ा इलाके हैं वहाँ। हालांकि टर्किश F-16 अपनी टेरिटरी में उड़ रहे थे और उसके बावजूद अक्रॉस द बाउंड्री जाके उन्हें लॉक करना ये अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन की इंतहाई सख्त खिलाफ वर्जी है। सेम एज जैसे पाकिस्तान के HQ-9 सिस्टम्स है वो इंडिया के अंदर भी देख सकते हैं, लेकिन वो कभी भी इंडिया के जहाज़ को लॉक नहीं करेंगे अगर इंडियन सरहद के अंदर उड़ रहा है। इसी तरह इंडिया के पास S-400 हैं जो पाकिस्तान के अंदर देख सकते हैं, लेकिन वो कभी भी पाकिस्तान के अंदर उड़ते हुए F-16 को या JF-17 या J-10C को अपने रडार पर लॉक नहीं करेंगे, क्योंकि ये इंटरनेशनल कवानीन होते हैं, इनकी पासदारी ज़रूरी होती है। इसी वाक़े से कुछ अर्सा पहले ग्रीस के F-16 जो कि तुर्की के F-16 के साथ ही एक एस्कॉर्टिंग फ़्लाइट कर रहे थे नेटो के कुछ मिशन के साथ, उस दौरान हेलेनिक F-16 जो कि ग्रीस के F-16 थे उन्होंने तमाम कवानीन को तोड़ते हुए टर्किश F-16 को अपने निशाने पर ले लिया, जिससे एहतजाज करते हुए टर्की की इंतज़ामिया ने, टर्की जो हुकूमत थी, उन्होंने अपने F-16 को उस नेटो मिशन से वापस बुला लिया। तो टर्की और ग्रीस के दरमियान आए दिन इस तरह के वाक़यात का होना कोई अच्छा मंजर नहीं है और ये चीज़ किसी बड़ी जंग को शुरू कर सकती है, जिससे पूरे का पूरा मेडिटेरेनियन सी और शुमाली अफ्रीकन कंट्रीज़ और उसके साथ साथ मिडल ईस्ट के मुल्क भी मुतासर होंगे। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।